अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना जो हमारा बकिया हिस्सा रह गया था सबक नंबर 8 का उसको मुकम्मल करेंगे। हिंदुस्तानी कौमी तहरीक। ठीक है, इसके अंदर अगर हम देखते चले, हम ये देख रहे थे कि किस तरह से जो हमारी आज़ादी की लहर थी जो दौड़ रही थी हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में क्या रहा जब गांधी जी यहाँ आए। तो 1929 में लाहौर में कांग्रेस की तारीखी सालाना इजलास में, जो कांग्रेस था वो पहली पॉलिटिकल पार्टी थी, ये आपको पता है। ठीक है, कांग्रेस ने खुद को मुकम्मल स्वराज या मुकम्मल आजादी के लिए वक्फ कर दिया था। अब उनको चाहिए थी पूर्ण आजादी। बहुत दिन हो गए थे उनको गुलामी की जिंदगी गुजारते हुए, और इतनी सारी चीजें थी, जलियांवाला बाग का जो वाकया था, उसके बाद राउलेट एक्ट था और दूसरी चीजें थी। तो इस सब को देखते हुए अब उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था 1929 में कि उनको अब पूर्ण स्वराज चाहिए। तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज के दिन के तौर पर इसको मनाने की दरख्वास्त की गई। ठीक है, मुकम्मल आजादी चाहिए। तो 1950 में इसी दिन आजाद हिंदुस्तान का आइन कहा जाता है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन को। ये वो किताब है जिस किताब में लिखा हुआ है कि उस मुल्क के रहने वालों के कौन से फराइज हैं और कौन कौन से उनके हुकूक हैं। ठीक है, अब ये एक आजाद हिंदुस्तान था, तो उसमें 1950 में इसका आइन इख्तियार करा गया, जिसकी रो से क्या था, हिंदुस्तान एक मुक़्तदिर आला था, जमहूरी सोशलिस्ट रिपब्लिक बना। ठीक है, और तभी से 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के तौर पर मनाया जाता है। आपके पास यहां पर एक सवाल आ सकता है, हिंदुस्तान कब एक जमहूरी मुल्क, जमहूरी सोशलिस्ट रिपब्लिक बना। ठीक है, तो उसका आंसर आपको यहां मिलेगा। सवाल लिख लीजिए, हिंदुस्तान कब एक जमहूरी मुल्क बना या रिपब्लिक डे बनाया गया। ठीक है, इसीलिए रिपब्लिक डे मनाया जाता है। एक इंडिपेंडेंस डे होता है, एक होता है रिपब्लिक डे। क्लियर बेटा। चलिए, उसके बाद आ जाते हैं, गांधी जी तो थे यहां पर, ये फाइनल डिसीजन हो गया था कि बस अब हमको आजादी चाहिए, मुकम्मल आजादी, आधी अधूरी आजादी नहीं चाहिए। फिर आया हमारा दांडी मार्च। दांडी मार्च जो आया हमारा, इसके अंदर क्या था, 1930 के मार्च अप्रैल के दौरान गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से सरकारी नमक परिवेश के मकसद से गुजरात साहिल पर दांडी तक मार्च किया, क्योंकि नमक पर भी पाबंदी थी, नमक पर भी। ठीक है, अपने आप हिंदुस्तानी जो थे वो नमक बना नहीं सकते थे। और आपको पता है, किसी भी घर की हांडी या कोई भी हांडी, कोई भी खाना ऐसा नहीं है जो नमक के बगैर आप इस्तेमाल कर सकें, जिसमें कोई टेस्ट आए। आप सब कुछ डाल दें पर उसमें आप नमक न डालें तो आप समझ सकते हैं उसकी आपको कोई लज्जत महसूस नहीं होगी, कोई टेस्ट नहीं आएगा। तो गांधी जी ने 1930 के अंदर साबरमती आश्रम में नमक तोड़ो आंदोलन के लिए उन्होंने मार्च करा यानी कि पैदल यात्रा करी। ठीक है बेटा, और नमक के कानून के खिलाफ वर्जी हुकूमत के लिए इनका पहला चैलेंज था। ठीक है, इनका फर्स्ट चैलेंज था ये, और ये एक पुरअमन था, कोई नारेबाजी नहीं थी, कुछ नहीं था, खामोशी के साथ था। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को इस कानून को तोड़ने के लिए साहिल से बिखरे हुए समंदरी नमक को उठाकर नमक कानून की तकनीकी खिलाफ वर्जी की। समंदरी नमक, आजकल आप टाटा सॉल्ट भी खाते हैं, आप समंदरी नमक भी यूज करते हैं, सी सॉल्ट भी यूज करते हैं। तो गांधी जी ने समंदरी नमक को लेकर क्या करा, उन्होंने कानून की तकनीकी खिलाफ वर्जी की, क्योंकि ये कानून के खिलाफ थी ये वाली बात कि वो नमक बनाएं अपने इस्तेमाल के लिए। क्यों, उनको गवर्नमेंट पे निर्भर ना रहना पड़े इस चीज के लिए। समझ में आ रही है बात। चलिए, अब उसके बाद क्या था, फिर किसान, ताजिर, औरतों ने बड़ी तादाद में इसमें हिस्सा लिया था इस तहरीक के अंदर। हुकूमत ने उन्हें 1930 में गिरफ्तार कर लिया और पुणे में बड़ौदा जेल में रखा। किसको रखा, गांधी जी को, क्योंकि गांधी जी ने नमक जो था कानून उसको तोड़ा था। ठीक है, और इस मुहिम का हिंदुस्तानी आजादी के तई बरतानवी रवैये पर नुमाया असर पड़ा था। ठीक है, क्लियर है ये चीज बेटे।
चलिए अब आ जाते हैं हम आगे। ये अभी जितने हमारे चैप्टर चल रहे हैं ये हमारी हिस्ट्री यानी कि पास्ट के चैप्टर चल रहे हैं। पास्ट जो माजी, हम बात कर रहे हैं माजी की, वो माजी जिसकी वजह से, जिस जद्दोजहद की वजह से आज हम इस आजाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं, ठीक है, जिसके पीछे कितने लोगों की कुर्बानियां हैं। अब इनकलाबी कौन हो गए? रेवोल्यूशनरीज, वो लोग जिन्होंने कुर्बानियां दी, ठीक है, इनकलाब लेकर आए। तो बरतानिया की रज्जत पसंदाना पॉलिसी, बरतानिया की जो सख्त पॉलिसी थी, रिजिडिटी थी ना, रिजिडिटी का मतलब होता है सब सख्ती होती है, नरमी नहीं होती। जैसे अगर मैं एक सख्ती करूं आपकी क्लास में, भाई सबको सीधे होके बैठना है, कोई भी बच्चा क्लास से बाहर नहीं जाएगा, मैं पानी पीने भी नहीं भेजूंगी, किसी चीज के लिए नहीं भेजूंगी बाहर, ये सख्ती है। कि यानी कि अगर बच्चे को वॉमिटिंग भी आ रही है, कोई भी परेशानी है, पर मैं उसको बाहर नहीं भेजूंगी। पर अगर मैं थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो जाऊं, लचकदार हो जाऊं, मैं कहूं बेटा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बच्चा के जा सकता है, ये लचक हो गई। लचक जो कहते हैं ना, एक मिसाल है, जो लचकदार शाख होती है वो कायम रहती है ना, सुनिए ये वाली मिसाल। और जो बहुत सख्त होता है वो एक दिन क्या होता है, वो टूट जाता है। तो सख्ती नहीं होनी चाहिए। तो जो बरतानिया था, उनकी जो पॉलिसियां थी वो बड़ी सख्त थी, एक लिमिट होती है बर्दाश्त की। तो इसके सबब हिंदुस्तान की नौजवान नस्ल, जो न्यू जनरेशन थी, एक तबके पर इनके तई गहरी नफरत का जज्बा भर गया था। क्योंकि भाई जब सख्ती करी जाती है, कोई भी पसंद नहीं करता सख्ती। आप इसकी मिसाल ऐसे ले लीजिए कि अगर किसी घर में एक बेटा है और एक बेटी है, और वालिद साहब बेटे पर सख्ती कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सख्ती कर रहे हैं, तो वो या तो अगर समझदार होगा तो वो समझेगा कि बाप सख्ती क्यों कर रहा है, ठीक है। पर आज की जनरेशन जो है, उनसे दोस्ताना ताल्लुकात बनाने जरूरी हैं, नहीं तो बच्चे दूसरी राहों पे चले जाते हैं। और माँ बाप से बड़ा और उस्ताद से बड़ा दुश्मन दोस्त मैं बोलूं तो कोई भी नहीं होता। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? अब अगर उसको सुनने वाले उसके पेरेंट्स नहीं हैं, उसके उस्ताद नहीं हैं, तो वो किसी से भी कहते हैं उसके पास जाएगा और अपने दिल की बात करेगा। और अगर वो अच्छा गाइड करने वाला हुआ तो वो तो खुशकिस्मती है उसकी, ठीक है। तो अच्छी गाइडेंस तो माँ बाप को भी चाहिए, वो सुने। अगर उस लड़के के साथ उसके फादर सख्ती करेंगे, कहीं आने जाने से टोकेंगे, तो एक वक्त वो क्या आएगा, वो लड़का क्या करेगा, वो बाप से जवाब देना शुरू करेगा, उसको रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी। सख्ती करेंगे ना वो, और अगर वो सख्ती नहीं करेंगे और वो दोस्ताना अंदाज में रहेंगे, तो बेटा अपने दिल की हर बात सबसे पहले किसी को बताए ना बताए, अपने वालिद को बताएगा।